Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10 MCQs a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं 10 MCQs रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई एंड मनी सप्लाई का जो टॉपिक है उसमें से। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं एंड नाउ इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो लेट मी टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रिपरेशन। तो आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई एंड मनी सप्लाई जो कि आपके मॉड्यूल बी का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक बार उनको रिवाइज करना है और फिर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो संकल्प सीरीज की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से कंटेंट एक बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और फिर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो कि क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी। तो इनके बीच का इनवर्स रिलेशन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं वो आपको बतानी है। सो द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज the price and quantity demanded are directly related. Is it true? No, absolutely not. When the price of apples fall from 500 to 300, the quantity demanded increases. ये सही है क्योंकि ये inverse relation को दर्शा रहा है। The law of demand assumes other things remain constant, ceteris paribus. This is also very true because law of demand की जो first statement है ना, that is other things remaining constant। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट अदर थिंग्स, जो भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, है ना, तो ये सब चीजें कांस्टेंट है। हम सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं किसका, ओन प्राइस का अलोंग विद डिमांड। ठीक है जी। तो बाकी जो अदर थिंग्स हैं दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट। Market demand is the sum of all individual demands at different price levels. Now this is also absolutely correct. मार्केट डिमांड एक सम होता है इंडिविजुअल डिमांड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 2, 3 एंड 4। इफ टू गुड्स ए एंड बी आर रिलेटेड गुड्स, ए एंड बी जो है रिलेटेड गुड्स हैं और सब्सटीट्यूट्स हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब सब्सटीट्यूट के केस में क्या होता है, मान लो मैं दो कॉफ, मुझे कॉफी पीने का बहुत शौक है, एक है ब्रांड ए, एक है ब्रांड बी। दोनों की कॉफी के जो सैशे हैं वो 10-10 रुपए के आते हैं और ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, मतलब इनका टेस्ट, एवरीथिंग, प्राइस, सब कुछ इतना सिमिलर है कि एक को अगर कुछ हो गया तो दूसरे वाला विल टेक ओवर। ठीक है, तो मान लो ए कंपनी ने किसी तरह डिसाइड किया कि ये अपने प्राइस को बढ़ा के 12 रुपीज़ कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड कम करने लग जाएंगे क्योंकि उनको दिखेगा भाई 10 रुपए में तो हम दूसरी क्वांटिटी, मतलब दूसरी कॉफ़ी डिमांड कर सकते हैं, उसका प्राइस एंड टेस्ट तो सेम ही है पहले वाले जैसा। तो इसके कस्टमर स्विच कर जाएंगे ऑप्शन बी पर। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए की डिमांड कम हो जाएगी लेकिन बी की डिमांड बिना इसके प्राइस के कुछ भी चेंज आए इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिमांड फॉर गुड ए टेंड्स टू लो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज हाई, नो। डिमांड फॉर ए टेंड्स टू बी हाई इफ द प्राइस इज लो, नो। दोनों की सेम है, नहीं। और डिमांड फॉर ए टेंड्स टू बी लो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज लो। तो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कि जब एक कमोडिटी का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो लोग स्विच कर जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। इनकम इफेक्ट होता है, इफेक्ट रिलेटेड टू इनकम बिल्कुल भी नहीं, याद रखना है स्पेसिफिकली इनकम का वर्ड आते ही, इनकम इफेक्ट वर्ड आते ही आपको याद रखना है कि इट इज नॉट अबाउट द इनकम बट द परचेजिंग पावर। यहाँ पर इनकम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, इनकम रिमेन सेम, लेकिन चीज़ों का प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से कस्टमर्स की परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं।
Substitution effect means when the price of a commodity rises, the consumer switch to cheaper alternatives. This is absolutely correct. Income effect means that fall in prices make consumer feel richer. उसकी purchasing power बढ़ जाती है so that they can buy more with the same amount of money. Both substitution and income effect affect the effects explain the upward sloping demand curve. First of all, demand curve upward sloping नहीं होता, ये downward sloping होता है. तो C statement is not correct. मतलब जो third statement है that is not correct. And substitution effect and income effect work together to explain the downward slope of demand curve. ये जो law of demand हमने पढ़ा ना, उसके रीजन यही है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. ठीक है, तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. Which among the following statement is correct with respect to law of diminishing marginal utility? तो क्या होता है जी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं डाइट पर थी, मैंने बहुत टाइम तक चॉकलेट्स नहीं खाई थी, लेकिन अब मैं मार्केट गई और मैंने कहा कि मैं 5 चॉकलेट बार्स जो है वो खरीद कर लाऊंगी. मैंने फर्स्ट चॉकलेट बार खाई, आई गॉट अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग आउट ऑफ इट. मेरी जो यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम थी जब मैंने फर्स्ट बाइट ली. यूटिलिटी क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक्स में हम जो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड है कमोडिटीज से उसको भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स. तो यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड. तो यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट बाइट ली या फर्स्ट चॉकलेट बार खाई तो मुझे बहुत मजा आया. सेकंड खाई, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा कम. थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे मैंने इंक्रीज करी, एक एक एडिशनल यूनिट ऑफ दैट चॉकलेट मैंने खाई, मेरी जो सेटिस्फैक्शन है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम इट, इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग. यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाम से याद रख लेना आप, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एंड यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन. ठीक है, यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बेसिकली. तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेटिस्फैक्शन कीप्स इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल यूनिट? नो. सेटिस्फैक्शन decreases till a given unit of commodity and then it increases? बिल्कुल नहीं. The more we consume, the lesser satisfaction each additional unit of consumption will give us. Now this is the correct answer. So option 3 is the correct answer. But यहाँ पर हमने छोड़ना नहीं है. एक बार हम अपनी तसल्ली के लिए ये वाली स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पता और कोई एकदम स्पेसिफिक और रेलेवेंट पॉइंट निकल आए, है ना. तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है. द मोर वी कंज्यूम द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल गिव अस. ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डेफिनेटली इज ऑप्शन डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ऑप्शन हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. ये बिल्कुल सही बात है. कॉस्ट ऑफ इनपुट है ना, कोई प्रोड्यूसर अगर कोई सामान बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो बड़ा डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, लेबर के कितने पैसे लगे, मशीनरी के कितने लगे, कैपिटल में कितने गए, है ना. तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई. Technological advancement generally lower the production cost and shift supply rightwards. This is also true. Prices of related goods can influence supply decisions of producers, and government policies and special factors like weather also affect the supply. तो अगर आपने factors of supply अच्छे से पढ़ा है तो आपको definitely ये पता होगा कि ये technological factors, government की policies, special factors जैसे कि climate factors, है ना, या जो related goods हैं, इन सभी चीज़ों से जो अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर, मुझ पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे डिसीजंस पर इफेक्ट पड़ेगा. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आ रही है, लेबर लॉस क्या आ रहे हैं, उसकी वजह से अगर मेरे लेबर का प्राइस 100 से 200 होता है तो कहीं ना कहीं मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा, और जो मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी है जिस पर कि मैं सप्लाई करूंगी वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है जी, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. शिफ्ट्स इन सप्लाई से रिलेटेड अब हमें आंसर्स करने हैं यहाँ पर. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्यों होता है? जब ओन प्राइस में कोई फर्क हो कमोडिटी की? नहीं. ओन प्राइस के अलावा जब बाकी सब चीजों में फर्क आए, उस वजह से जो सप्लाई कर्व है, ये जो आपका सप्लाई कर्व होता है, ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट्स इन सप्लाई. तो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई या अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई. A shift in supply occurs when the quantity supplied changes due to goods own price? नहीं. A fall in labor requirements
ड्यू टू कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस सप्लाई। अब ये है क्योंकि लेबर जब कम होएगी तो कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका प्राइस कम होगा। जब मार्केट में प्राइस कम होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकोगे उतने ही पैसों में, तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड इफ न्यू कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी इज अडॉप्टेड। ये भी सही बात है। जब अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। एंड जब कॉस्ट ऑफ इनपुट, किसी भी इनपुट, कैपिटल, लेबर, लैंड कम हो जाएगी, अगेन सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फेवरेबली, दैट इज टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो जो डिमांड है दैट कम्स in equality to market supply. तो equilibrium occurs when the quantity demanded equals to the quantity supplied। बिल्कुल सही बात है। At equilibrium there is no tendency for price to change। ठीक है, तो ये एक और बहुत सही बात है क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम प्राइस हिट हो गया, जनरली अगर एक्सटर्नल कोई फैक्टर आकर उस प्राइस को ना हिलाए, प्राइस वहां पर स्टेबल है। इट विल नॉट मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स अनलेस प्रेशराइज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो खुद से ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। Surplus occurs when demand exceeds supply. Now this is not correct. क्यों? सरप्लस क्या होता है? जब एक्स्ट्रा आपके पास सामान बना हुआ पड़ा है, सप्लाई एक्स्ट्रा है लेकिन डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। एवरी टाइम इक्विलिब्रियम चेंजेस देयर इज अ न्यू मार्केट क्लियरिंग प्राइस एस्टैब्लिश्ड। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया जिसकी वजह से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, तो यहाँ पर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा और इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होगा जिसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी सप्लाई लेवल्स। तो मनी सप्लाई लेवल से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। अब आपको पता ही है M0 से लेकर M4 तक हमारे पास मनी सप्लाईज के लेवल हैं। M0 इज द बेस लेवल। M1 में आ जाते हैं आपके करेंसी विद पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, और इसके साथ ही जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट से क्विकली छोटू सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। अब M1 में ये जो CWP एंड OD है ये सभी में आता है। ये M2 में भी आएगा, M3 में भी आएगा और M4 में भी आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। M2 में क्या है? ये तो है ही है, लेकिन साथ के साथ डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है। ठीक है। M3 में पोस्ट ऑफिस का कुछ नहीं आता, CWP एंड अदर डिपॉजिट्स आते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाती है अप्रोच। पहले हम सिर्फ लिक्विड चीज़ों में खेल रहे थे, M1 एंड M2 में सिर्फ लिक्विड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में देख रहे थे 1 एंड 2 में, लेकिन थर्ड में आते आते हमने बैंक्स में चाहे डिमांड डिपॉजिट हो चाहे टाइम डिपॉजिट हो जो कि नॉट सो लिक्विड है, उनको भी इंक्लूड कर लिया, और M4 में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बस क्या नहीं आता? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? पैसा कितनी बार हाथ चेंज करता है इकोनॉमी में और उससे कितनी सर्विसेज बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। एक 100 रुपए का नोट है, मैंने आइसक्रीम खरीदी, वो आइसक्रीम वाले के पास गया, उन्होंने कुछ और खरीदा, वो किसी और के पास गया, ऐसे कर करके कितनी बार ये 100 रुपए का नोट इकोनॉमी में घूमा है। तो यहाँ पर लेट्स से इट हैज रिवॉल्व 4 टाइम्स या इट हैज चेंज्ड हैंड्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी विल बी 4। अब यहाँ पर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज इसने बना ली 4 बार घूम के? 400 रुपए की। समझ रहे हो? So velocity of money refers to the number of times a unit of money is used to purchase goods and services in a time period. Absolutely correct. It is a measure as the ratio of nominal GDP to broad money. ये भी बिल्कुल सही है। broad money क्या था? ये जो 100 रुपए हैं ये M3 को दर्शाते हैं। ठीक है, तो nominal GDP is current value of goods and services produced in the economy. तो 400 रुपए के हमने goods and services बना लिए, that is nominal GDP। और कितने पैसों से बनाए? ये हमने ब्रॉड मनी, जो 100 का नोट था जो प्रोबेबली मैंने अपने बैंक खाते में से निकाला था, उसमें 4 बार उसको
इकोनॉमी में सर्कुलेट कर कर मैंने इतने पैसे कमाए. सो दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ मनी. हायर वेलोसिटी मीन्स ईच यूनिट ऑफ मनी सर्कुलेट्स लेस फ्रिक्वेंटली. नो, जितना वेलोसिटी हायर होगा वो ये दर्शाता है कि उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पैसा घूमा है. Velocity is also expressed as nominal GDP divided by money supply. So this is also correct. So the correct answer is B. Money supply is also known as, तो money supply को क्या बोलते हैं? Broad money भी बोलते हैं. ठीक है, मनी M3 को मनी सप्लाई जो थर्ड लेवल पे आता है M3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड मनी. यहाँ पर लिक्विड एसेट्स के साथ साथ बैंक के जो लिक्विड डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनके साथ साथ नॉन लिक्विड टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. नैरो मनी इज द फर्स्ट M1, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ हम लिक्विड पैसे की बात कर रहे हैं, जो लिक्विड पैसा बैंक में पड़ा है. रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी इज M0, जो बेस मनी या प्राइमरी मनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ मनी सप्लाई है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो चलो एक चीज है, मनी मल्टीप्लायर के बारे में जो याद रखने की जरूरत है कि कैसे M0 जो बेस मनी है वो अपने आप को कितनी बार घुमाता है या कितना मल्टीप्लाई होता है कि वो ब्रॉड मनी बन सके. ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज M3 डिवाइडेड बाय M0 एंड द डेफिनेशन इज के हाउ द बेस लेवल ऑफ मनी मल्टीप्लाइज इटसेल्फ टू बिकम ब्रॉड मनी. दैट इज मनी मल्टीप्लायर. तो इसका फॉर्मूला है M3 डिवाइडेड बाय M0 बिकॉज M3 इज ब्रॉड मनी एंड M0 इज द बेस मनी. तो ये क्वेश्चन है सारे के सारे आज के लिए एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए. नाउ वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू फॉर 2 days. तो इसमें आप फेस्टिवल 80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर जैब के कोई भी कोर्स पर 80% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. कैसे करना है? आपने जाना है edutap.in पर और जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट करना है जैब के. यहाँ पर आपको सुपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें कि कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर कंपोनेंट के कवर होंगे लाइव क्लासेस के थ्रू. मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें डिटेल में सारा कुछ है और साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी. टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो भी अवेलेबल है. और अगर इंडिविजुअल कोर्स को या किसी कंपोनेंट को आपको टारगेट करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है. कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड करके आप सारी डिटेल इस कोर्स के बारे में देख सकते हो और आगे यहाँ पर बाय नाउ में जाकर आप फर्दर डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो. So that is all for today's session. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.